फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, जो घर में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनमें माइक्रोब्स कैसे यूज़ हो रहे हैं और क्या कर रहे हैं। सिंपल सा पार्ट था, फिर चैप्टर ही सिंपल सा है। सेकेंड नंबर पे आ गया माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब इंडस्ट्री में माइक्रोब्स कैसे यूज़ हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स कैसे यूज़ हो रहे हैं। Even in industry, microbes are used to synthesize a number of products valuable to human beings। भाई इंडस्ट्री तो सीधी सी बात है इकोनॉमिक्स पे खड़ी है, और इंडस्ट्री में हमेशा वही चीजें ग्रो हो जाएंगी, करी जाएंगी जो हमारे लिए फायदेमंद है। ये देखो इंडस्ट्रियल लेवल प्रोडक्शन दिखा रहे हैं, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं इंडस्ट्रीज में। सबसे पहले एग्जांपल आ गई एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही प्रोड्यूस करते हैं, है ना। और एंटीबायोटिक्स को मेनली इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स है जो इनकी डिमांड बड़ी ज़बरदस्त है। हमें कोई भी बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन होती है तो हम एंटीबायोटिक खाते हैं, और एंटीबायोटिक है क्या, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक प्रोड्यूस नहीं करते। दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सम एल्गी, सम फंजाई, सम बैक्टीरिया विच आर यूज्ड टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो ये केमिकल्स हैं ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो मारने के लिए यूज होते हैं या उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए यूज होते हैं। इन केमिकल्स को हम बोल देते हैं एंटीबायोटिक्स। सेकंड नंबर पे वीवरेजेस हो गए, अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक वीवरेजेस, इन्हें भी प्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जनरेशन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स नोन एज फर्मेंटर्स। अब भाई घर में चीज़ बनानी है तो 2 4 5 बंदों के लिए बनानी है, हम नॉर्मली छोटे छोटे वेसल्स में बना लेते हैं। लेकिन अगर आप बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे किसी चीज़ की प्रोडक्शन करना चाहते हो तो आपको बड़े बड़े वेसल चाहिए। तो इन बड़े बड़े वेसल्स को हम फर्मेंटर्स बोल देते हैं, या बायोरिएक्टर्स भी बोल देते हैं। ये है क्या, ये स्टेनलेस स्टील के बने हुए बड़े बड़े वेसल्स हैं। दे आर बिग वेसल्स मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। अब ये जो बड़े बड़े वेसल्स हैं इनमें एक एजिटेटर लगा होता है। जैसे पंखा होता है ना, पंखे जैसी स्ट्रक्चर लगी होती है, ये घूमती है, एजिटेटर ये घूमता रहता है। और इसमें जो ये स्टेनलेस स्टील का बड़ा सा बीकर है, इसकी कैपेसिटी बहुत है, 5000 लीटर से 1 लाख लीटर तक की कैपेसिटी होती है इसकी। तो इसमें क्या करते हैं, हम अपना सबस्ट्रेट डाल देते हैं, सबस्ट्रेट के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी डाल देते हैं। अब जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है वो हीट भी प्रोड्यूस करता है। अब आपको पता है जब एंजाइम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टेम्परेचर एंड पीएच स्पेसिफिक, जब टेम्परेचर बढ़ेगा या पीएच चेंज होगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कम होगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कम होगी तो सबस्ट्रेटम प्रोडक्ट में कम कन्वर्ट होगा। तो इसलिए इसमें सेंसर लगे होते हैं। इस बायोरिएक्टर में टेम्परेचर सेंसर, पीएच सेंसर, एंटी फोम सेंसर लगे होते हैं। टेम्परेचर सेंसर क्या करता है, जैसे थर्मोस्टेट होती है, जैसे टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया 37 डिग्री सेल्सियस पे, जब माइक्रोबियल ग्रोथ होनी शुरू हुई तो टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस या 45 डिग्री सेल्सियस, तो माइक्रोबियल ग्रोथ कम होगी। तो उस केस में क्या होगा, ऑटोमेटिकली चिलर चल जाएगा, जैसे फ्रिज होता है, वो बेसिकली टेम्परेचर को क्या करेगा, वापस लाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है, झाग भी बनेगी, तो इसमें एंटीफोम अपने आप ऐड हो जाएगा। अगर मीडियम हमें स्लाइटली एसिडिक चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रो होने से मीडियम हाईली एसिडिक हो गया, तो बीच में क्या होगा, एसिडिटी रेगुलेटर डल जाएंगे अपने आप। मतलब ये बायोरिएक्टर या बायोफर्मेंटर हैं, ये कंप्यूटर रेगुलेटेड होते हैं। जब भी इनमें कोई चेंज आती है तो उसे सेंस कर लेता है, ये जो सेंसर्स लगे हुए हैं इनकी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम में भेजते हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम
जैसी चेंज आई होती है उस हिसाब से सोल्यूशन निकाल देते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे स्पेशली वर्ड यूज है फर्मेंटर और बायोरिएक्टर्स। ये एंटीबायोटिक्स ग्रो करने के लिए, इंजाइम्स आइसोलेट करने के लिए, इंजाइम्स का प्रोडक्शन करने के लिए हम यूज करते हैं इन्हें। ये देखो, ये स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं। Generation of useful products on an industrial scale requires growing microbes in very large vessels known as biofermenters और reactors। ये देखो biofermenters और reactors स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं। फर्मेंटेड बीवरेजेस, अब ऐसे बीवरेजेस जो फर्मेंटेड है, फर्मेंटेशन से बने हुए हैं। माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट have been used for production of beverages like wine, whiskey, brandy, rum। सब एल्कोहलिक बीवरेजेस हैं ये। अब ये देखो, ये ईस्ट नजर आ रही है आपको। ईस्ट को हम ऐसे बना देते हैं ना, तो इन पे बर्ड्स लगती है ना, एक्सोजेनस बर्ड्स। ये देखो, ये ईस्ट सेल है, इस पे ये बर्ड ग्रो हो रही है। वाइन बनाने में यूज हो रही है, विस्की बनाने में यूज हो रही है। The same yeast, Saccharomyces cerevisiae, used for bread making commonly known as brewer's yeast। ठीक है, ये सेम है, बस ब्रेड में बना रहे थे बेकर्स ईस्ट होगी, वाइन में यूज कर रहे हैं ब्रीवर्स ईस्ट होगी। ब्रीवरी होगी ना वाइन प्रोडक्शन, तो इसे ब्रीवर्स ईस्ट बोल देते हैं। It is used for fermenting malted cereals and fruit juices to produce ethanol। अब बेसिकली हमने देखा अलग अलग अल्कोहलिक बेवरेजेस के नाम है ना। जैसे आपने कुछ नाम सुने हुए होंगे। कौन कौन से नाम सुने हुए हैं? विस्की सुनी है, वाइन सुनी है, बियर सुनी है, वोदका सुनी है ना। 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, है ना। इस पे तो गाने भी बने हुए हैं पंजाबी में। तो इस केस में हमने नोटिस किया, जो ये अलग अलग अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, इन्हें बनाने के लिए हम बेसिकली जो सबस्ट्रेट यूज करते हैं वो अलग अलग हैं। जैसे बियर बनाने के लिए हम बार्ले यूज करते हैं, वाइन्स बनाने के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ जूसेस यूज करते हैं। तो सेकंड नंबर पे इनमें अल्कोहल कंटेंट भी डिफरेंट होता है, अल्कोहल कंटेंट का भी फर्क होता है। ये देखो, ब्रीवर्स ईस्ट ऐसे आती है, पानी में डालोगे साथ में जर्मिनेट करना शुरू कर देगी, ग्रो होना शुरू कर देगी, बर्ड्स बनाने शुरू कर देगी। जो इसमें स्टार्च पड़ा है, स्टार्च से पहले क्या बनेगा? स्टार्च को कन्वर्ट करना पड़ेगा माल्टोज में, अब माल्टोज को कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्लूकोज में, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगी इथेनॉल। इसका मतलब जिस चीज में भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है उससे अल्कोहल बनाई जा सकती है। जैसे मैंने बोला वोदका, वोदका का बेसिकली मतलब होता है वाटर। ये रशियन ड्रिंक है, ये पोटैटो से बनाते हैं। जो सबस्ट्रेट यूज करते हैं ये पोटैटो है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं फॉर फर्मेंटेशन, टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, डिस्टिलेशन करोगे या नहीं करोगे, डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर ऑब्टेन्ड। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, इसमें डिस्टिलेशन करते ही नहीं। अब बेसिकली क्या किया, बियर बनानी है तो आपने क्या किया, बार्ले ली, बार्ले को पानी में डाल दिया, पानी में डालने के बाद इसकी माल्टिंग हो जाएगी। तो वो प्रोसेस को बेटर लेवल पे लेके आने के लिए तो आप क्या करोगे, इसमें गिबरलिन्स डाल दोगे। फाइटो हार्मोन पड़ा था ना गिबरलिन्स, वो डाल दोगे। जैसे देखो, बार्ले सीरियल है, बार्ले में हमने क्या किया, इसमें पड़ी है स्टार्च। अब बार्ले में हमें क्या करना है, सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करनी है। सिंपल शुगर ग्लूकोज लिख लो आप।
अब स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए आप क्या करोगे, मीडियम में क्या डाल दोगे, गिबरलिन्स। गिबरलिन्स आर फाइटोहॉर्मोन्स। अब गिबरलिन्स क्या करेंगी, हमने पढ़ा +1 में, गिबरलिन्स अल्फा माइलेज एक्टिविटी बढ़ाती हैं। अल्फा माइलेज एक्टिविटी, जब अल्फा माइलेज एंजाइम बढ़ेगा तो बस बेसिकली वो किसे तोड़ेगा, स्टार्च में, स्टार्च को तोड़ के किसमें कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन्स। इसलिए हम क्या डाल देते हैं मीडियम में, गिबरलिन्स। और सिमिलर वे जैसे वाइन्स वगैरह बनानी है, ग्रेप वाइन, ग्रेप्स जूस से बनती है, ये रेड वाइन है, एप्पल वाइन है, अलग अलग तरह की वाइन्स होती हैं, रोडो वाइन है, अलग अलग तरह की वाइन्स हैं। बस इतना याद रखो, बियर और वाइन है जो, एक तो इनका सबस्ट्रेट डिफरेंट है और दूसरे नंबर पे इसे डिस्टिलेशन नहीं की जाती इसकी। मतलब बार्ले को पानी में भिगोया, उसमें सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस डाली, उसके बाद उसे बंद करके एनारोबिक एनवायरनमेंट में मिट्टी में दबा दिया। नॉर्मल लेवल पे बता रहा हूँ, इंडस्ट्रियल लेवल तो बायोफर्मेंटर्स में ये काम किया जाएगा। तो उस केस में जब आप इससे इथाइल अल्कोहल बना लोगे, तो जब 10 से 16% इथाइल अल्कोहल बनेगी तो आप देखोगे ईस्ट मरना शुरू हो जाएगी। जब ईस्ट मरेगी तो उस केस में फर्दर फर्मेंटेशन होना बंद हो जाएगी, तो अल्कोहल कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा कितना रहा, 10 से 15-16%, क्योंकि उसके बाद ईस्ट जिसने फर्मेंटेशन करनी थी अल्कोहल बनने के कारण वही मरनी शुरू होगी, तो इसमें अल्कोहल कंटेंट कम होता है। ठीक है, क्योंकि ये अनडिस्टिल्ड प्रोडक्ट है, बिना डिस्टिलेशन के प्रोडक्ट हैं। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं विस्की, ब्रांडी, रम। ये डिस्टिल्ड प्रोडक्ट है। इसका मतलब हमने कोई भी सबस्ट्रेट ले लिया जो रिलेटेड सबस्ट्रेट इन्हें बनाने के लिए चाहिए, तो उस सबस्ट्रेट में ईस्ट डाली और बेसिकली उसे फर्मेंट होने के लिए रख दिया। हमें पता है एक पर्टिकुलर लेवल के बाद ईस्ट मरेगी इथाइल अल्कोहल बनने के कारण। तब जब ईस्ट मरेगी तो उसमें जो जितनी अल्कोहल बनी, अब हम उसे डिस्टिलेशन करेंगे। डिस्टिलेशन करोगे तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमें पता है इथाइल अल्कोहल जल्दी एस्केप करेगी, पानी नीचे रह जाएगा। पानी इथाइल अल्कोहल से अलग कर लिया, और फिर भी जब डिस्टिलेशन कर रहे हैं कुछ पानी इथाइल अल्कोहल के साथ आ जाता है, उसकी रीडिस्टिलेशन करते हैं, रीडिस्टिलेशन करते हैं, तब तक रीडिस्टिलेशन करते रहते हैं जब तक इथाइल अल्कोहल का कंटेंट नहीं बढ़ता। ऐसे बनते हैं विस्की, ब्रांडी एंड रम। इसके कारण इनका जो अल्कोहल कंटेंट है वो बियर एंड वाइन से ज़्यादा होता है। आप देखना बियर की बोतल पे लिखा होगा 6% अल्कोहल कंटेंट, 8% अल्कोहल कंटेंट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10% अल्कोहल कंटेंट। वाइन की बोतल पे लिखा होगा 18% अल्कोहल कंटेंट, 16% अल्कोहल कंटेंट। लेकिन जो विस्की है इस पे लिखा होगा 42 VYB, मतलब 42% अल्कोहल कंटेंट। ब्रांडी है, इसमें सबसे ज़्यादा अल्कोहल कंटेंट होता है। रम में बहुत अल्कोहल कंटेंट होता है, तो इसका मतलब ये डिस्टिलेशन से अल्कोहल कंटेंट बढ़ा लेते हैं। ये देखो, ये क्लियर है ना। जो बियर है, जब बियर की बोतल को खोलते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, तो क्योंकि वो अनडिस्टिल्ड प्रोडक्ट है। लेकिन ये देखो, ये क्लियर है। ये क्लियर क्यों है? क्योंकि ये डिस्टिलेशन के प्रोडक्ट है। सेकंड प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल लेवल पे एंटीबायोटिक्स। नाम बोल रहे हैं एंटीबायोटिक्स, मतलब अगेंस्ट लाइफ। बट पैथोजन के कंटेक्स्ट में तो ये अगेंस्ट लाइफ है, लेकिन ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में ये प्रो लाइफ है। हमारी तो जिंदगी बचा रही हैं, पर पैथोजन की जिंदगी खत्म कर रही हैं। इसलिए एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट लाइफ वर्ड किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया? पैथोजन्स के कॉन्टेक्स्ट में। और हमारे ह्यूमंस के कॉन्टेक्स्ट में इन्हें क्या बोलना चाहिए? प्रो लाइफ। Antibiotics produced by microbes are regarded as one of the most significant discoveries of the 20th century. 20th century में सबसे बड़ी डिस्कवरी माना जाता है डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स को। क्यों? पहले कुछ बीमारियां होती थी हमें, जैसे आजकल आप सुन रहे हो ना, SARS-CoV-2 वायरस फैला हुआ है, कोविड-19 डिजीज कोज कर रहा है। तो ये बहुत डेडली नहीं है इन कंपैरिजन टू जो बैक्टीरियल डिजीजेस, फंगल डिजीजेस पहले फैल चुकी हैं। प्लेग है,
प्लेग को ब्लैक डेथ डिजीज बोलते थे। देखो, ब्लैक डेथ, काली मौत, कितनी बुरी, कितनी गंदी बीमारी रही होगी ये, है ना। लेप्रोसी कोड, इससे क्या होता था, जो इंसान है उसकी जो डिजिट्स है, फिंगर्स हैं, ये कट कट के अपने आप गिरना शुरू कर देती थी और स्किन गलना शुरू हो जाती थी। ये सब बैक्टीरियल डिजीजेस थी जो बहुत डेडली थी। लेकिन जब हमने एंटीबायोटिक्स डिस्कवर की तो इनसे हमने इन डिजीजेस को रिकवर करना शुरू कर दिया। जैसे हम वेट कर रहे हैं ना, जो सार्स कोवी-2 है या कोविड-19 की वैक्सीन आएगी, वैसे ही जो बैक्टीरियल और फंगल पैथोजेंस हैं उन्हें हमने किससे रिकवर किया, विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। इसलिए इन्हें बोलते हैं, ठीक है, 20th सेंचुरी का सबसे बड़ी डिस्कवरी, सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ 20th सेंचुरी। Anti is Greek word that means against and bio means life. Together they form against life. But against life in context to pathogen. Pro-life in context to humans. ये देखो, ये एंटीबायोटिक्स। ये आप बैठे हो, खुश हो रहे हो, है ना, एंटीबायोटिक के डब्बे पे भी। ठीक है, अगर कोई भी डिजीज होगी तो या तो ओरली एंटीबायोटिक दे दोगे कैप्सुलेटेड फॉर्म में, ये देखो दवाई भरी हुई है इसमें, या पीने वाली एंटीबायोटिक दे दोगे या इंजेक्ट कर दोगे एंटीबायोटिक, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स होती क्या है? दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस which are produced by some microorganisms and can kill or retard the growth of other disease causing microorganisms. बट एक चीज का ध्यान रखना है, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मार सकती है, फंगस को मार सकती है, पर वायरस को नहीं मार सकती। एंटीबायोटिक्स आर इनइफेक्टिव अगेंस्ट वायरसेस, है ना, क्योंकि जो आप देखोगे इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, हम बात करेंगे उसकी भी। बट एक बात याद रखना, एंटीबायोटिक्स आर इनइफेक्टिव अगेंस्ट वायरसेस। वायरसेस के अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स को यूज नहीं किया जा सकता। वी आर फैमिलियर विद कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन। सबसे पहली डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। इसे बोला गया वंडर ड्रग। जब ये डिस्कवर हुई, दिस एंटीबायोटिक वाज नेम्ड एज वंडर ड्रग। क्यों बोला वंडर ड्रग? मैंने आपको बोला, पहले प्लेग फैलती थी, पूरे गांव के गांव, शहर के शहर खाली हो जाते थे प्लेग से। लेप्रोसी फैलती थी, कम्युनिकेबल डिजीज, टीबी फैलती थी, इससे कितने लोग मरते थे। जब हमने एंटीबायोटिक डिस्कवर की पेनिसिलिन, इससे हमने सबको रिकवर कर दिया, सारे पैथोजेंस को मार दिया, बैक्टीरियल पैथोजेंस को। इसलिए इसे बोला गया वंडर ड्रग, पेनिसिलिन 250 मिलीग्राम। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? भाई अगर मतलब मान के चलो, जैसे सार्स कोवी-2 का कहर चल रहा है ना, कोविड-19 का कहर चल रहा है, अगर मान के चलो आज इस बीमारी की किसी ने वैक्सीन बना ली, तो जिसने वैक्सीन बनाई वो तो नाम फेमस होगा ही होगा, लोग जानना चाहेंगे इसकी वैक्सीन किसने बनाई है। तो सिमिलर वे में किसी टाइम जब पेनिसिलिन डिस्कवर हुई, तो जिन्होंने डिस्कवर की वो भी बड़ी फेमस पर्सनैलिटीज हैं, क्योंकि इनसे भी हमने बहुत डिजीजेस रिकवर की हैं। डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनकी फोटो दिखाता हूँ आपको, स्मार्ट बंदे हैं ये। पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड। अलेक्जेंडर वाइल वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकाई ओरियस। स्टेफाइलोकोकस क्या हो गया? जीनस। स्टेफाइलोकोकस ओरियस क्या हो गया? बैक्टीरिया। वंस ऑब्जर्व्ड ए मोल्ड फंगस ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स अराउंड विच स्टेफाइलोकोकी कुड नॉट ग्रो। ये देखो, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया ग्रो किया हुआ है, उसकी कॉलोनी है। तो स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है, जब वो ग्रो कर रहे थे तो उसके अराउंड एक फंगस ग्रो होगी। उसने एक ब्लूइश ग्रीन कलर का सब्सटेंस सिक्रीट कर दिया, जिसके कारण इस बैक्टीरियल कॉलोनी की ग्रोथ होनी बंद होगी। तो उन्होंने इस ग्रीनिश ब्लू कलर के सब्सटेंस को आइसोलेट किया, तो इसे देखा भी ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। तो बाद में ये मिला किससे? पेनिसिलिन से, पेनिसिलियम नोटेटम से, जिसके कारण इसका नाम उन्होंने क्या रख दिया? पेनिसिलिन। स्टेफाइलोकोकस ओरियस एक पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। पस डल जाती है ना जख्मों में,
जो वुंड होते हैं उसमें पास पड़ती है, वो स्टेफाइलोकोकस ओरियस के कारण होती है, उसे ग्रो कर रहे थे, बट उसकी ग्रोथ को किसने रोक दिया? ब्लूइश ग्रीन कलर के सब्सटेंस ने। और वो ब्लूइश ग्रीन कलर का सब्सटेंस सेक्रीट किसने किया? फंगस ने। कौन सी फंगस है? पेंसिलियम नोटेटम। तो कंपाउंड का नाम भी क्या रख दिया? पेंसिलिन। He found out that it was due to a chemical produced by fungus or mold. He named it as penicillin after the mold Penicillium notatum. ये देखो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। Full potential of penicillin for established by एफर्ट्स ऑफ अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे। हाँ ठीक है, इन्होंने डिस्कवर कर दी पेंसिलिन पेंसिलियम नोटेटम से, लेकिन वो इतनी कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रही थी कि उसे इंडस्ट्रियल स्केल पे सबकी हेल्प नहीं कर सकती थी, की जा सकती थी। फिर साइंटिस्ट आए चेन एंड फ्लोरे। तो चेन एंड फ्लोरे ने क्या किया? उन्होंने देखा पेंसिलियम क्राइसोजिनम नाम की जो फंगस है उससे पेंसिलिन अच्छी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती है और उसे इंडस्ट्रियल स्केल पे ग्रो किया जा सकता है। तो चेन और फ्लोरे के कारण इसे इंडस्ट्रियल स्केल पे पेंसिलिन को ऑब्टेन किया गया, फर्मेंटर्स में ग्रो किया गया और ऑलमोस्ट सबको अवेलेबल होगी। वर्ल्ड वॉर 2 में जो सोल्जर्स हैं उन्हें जो वुंड्स हुए, उन वुंड्स को इन्फेक्शन हो जाती थी और उनकी डेथ हो जाती थी। जब उन्हें पेंसिलिन दी गई तो सारे रिकवर हो गए, इसलिए इसे वंडर ड्रग बोला गया। बट इंडस्ट्रियल लेवल पे किसकी हेल्प से आई? चेन एंड फ्लोरे की हेल्प से। इसलिए 1945 का इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे गोट नोबेल प्राइज इन 1945। अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे along with Fleming. This antibiotic was extensively used to treat American soldiers wounded during World War II. गोलियां चलेंगी, जख्म तो होंगे, वो वुंड्स हैं, इन्फेक्शन होगी उनमें, तो बेसिकली एंटीबायोटिक दोगे, जो इन्फेक्शन कोजिंग बैक्टीरिया मरेंगे वो, तो ये रिकवर हो जाएंगे। फ्लेमिंग एंड चेन एंड फ्लोरे वर अवार्डेड नोबेल प्राइज 1945 में, हमारे देश के आज़ाद होने से 2 साल पहले, फॉर दिस डिस्कवरी। ऐसे मिलता है नोबेल प्राइज। ये देखो, ये मिल रहा है नोबेल प्राइज, ये देखो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, प्रिक्स नोबेल 1945, लगाया ना उनकी फोटो, ये है नोबेल प्राइज। After penicillin, several other antibiotics are also purified from other microbes. Streptomycin, gentamicin, neomycin, इन्हें ऑइंटमेंट की फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। जख्म हो गया उस पर लगा लेंगे। कैप्सूल फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में भी यूज़ किया जा सकता है। एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड टू ट्रीट डेडली डिजीजेस सच एज द प्लेग, है ना, मैंने अभी बोला प्लेग, कॉस्टिव एजेंट ऑफ प्लेग इज पास्टरेला पेस्टिस और इर्सिनिया पेस्टिस, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, ठीक है। फिर चूहे का क्या रोल है प्लेग में? रैट इज अ होस्ट, ठीक है। तो रैट पे एक फ्ली होती है, एक छोटा सा मक्खी जैसा जानवर, रेड फ्ली। ज़ीनोप्सिला, ये वेक्टर है, स्प्रेडर ऑफ अ डिजीज। 3 क्वेश्चन बन गए। अगर एग्जामिनर आप पूछता है प्लेग का कॉस्टिव एजेंट बताओ,
तो आप बोलोगे पास्चरेला और यर्सीनिया पेस्टिस। अगर वो पूछेगा इसका होस्ट कौन है, रैट, बेचारा ये तो खुद मर रहा है इससे। और इसका वेक्टर कौन है, फैल किसके थ्रू रही है, रेड फ्ली जीनोप्सिला। ठीक है जी। वोपिंग कफ, पर्ट्यूसिस, जब आदमी खांसता है ना तो उसकी चेस्ट से आवाज आती है, इसलिए इस डिजीज का नाम क्या रख दिया, वोपिंग कफ, काली खांसी। ठीक है, कोस्टी पर्ट्यूसिस। और डिप्थीरिया, कोर्निबैक्टीरिया डिप्थीरिया, कोर्निबैक्टीरिया डिप्थीरिया, गलघोटू भी बोलते हैं। एंड लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, कुष्ठ रोग। ठीक है, ये सोशल स्टिग्मा है। एक आदमी है, उसकी स्किन गल रही है, उसकी जो फिंगर्स हैं वो भी गल के टूट के गिर गई, हाथ मिलाओगे इससे, नहीं मिलाओगे, तो इसलिए इसे बोला जाता है सोशल स्टिग्मा डिजीज, लेप्रोसी। ये देखो डिजीजेस, ब्लैक डेथ, प्लेग, वूपिंग कफ। ठीक है, ये देखो लेप्रोसी में डिजिट्स गल गई सारी, स्किन गल गई। अगर माचिस की जलती हुई तिल्ली भी इसकी स्किन में वो दोगे ना, इसमें सेंसिटिविटी नहीं है, ऐसे दर्द नहीं होगा। ऐसे बैक्टीरिया नुकसान करते थे, मिलियंस ऑफ लोग मर जाते थे इन बीमारियों से जब फैलती थी। ठीक है, अब तो इनकी रिकवरी है, एंटीबायोटिक्स है हमारे पास, हम इन्हें रिकवर कर लेते हैं। जो प्लेग है, आप नोटिस करोगे रिसेंटली सूरत में फैली थी, गुजरात में, हमने रिकवर कर ली, बहुत कम कैजुअलिटीज हुई, बहुत कम लोग मरे बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर एंटीबायोटिक जरूर लिखते हैं। टुडे वी कैन नॉट इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स। पूरे वर्ल्ड में एंटीबायोटिक्स चलती हैं। अगले कंपोनेंट्स हैं जो इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोड्यूस किए जाते हैं, डिफरेंट केमिकल्स, डिफरेंट एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। Microbes are also used for commercial and industrial production of certain chemicals like organic acids, alcohols, enzymes। जैसे लैक्टिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, ये सब मार्केट में ऑर्गेनिक एसिड्स बिकते हैं। अल्कोहल्स भी हमें पता है, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, अलग अलग तरह के एंजाइम्स भी बिकते हैं मार्केट में। एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड प्रोड्यूसर्स आर, अब तीनों चीजों को देखते हैं। सबसे पहले एसिड्स, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, टाइप ऑफ माइक्रोब, प्रोडक्ट। एस्परजिलस नाइगर एक फंगस है, क्या प्रोड्यूस करती है, सिट्रिक एसिड। एस्परजिलस नाइगर इज एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड। है क्या ये, फंगस। एस्टोबैक्टर एसिटी क्या है ये, बैक्टीरियम। क्या प्रोड्यूस करता है, एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड को हम विनेगर भी बोल देते हैं, विनेगर। क्लोस्ट्रीडियम बुटाइलिकम बैक्टीरिया, ये भी क्लोस्ट्रीडियम आ गया ना, एनारोबिक जीनस है ये, ब्यूटाइरिक एसिड। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड। ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। स्लाइड पे दिखाई हुई है ये कैसे ग्रो हो रही है, कैसे बर्डिंग हो रही है इसमें, इथेनॉल। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। अलग अलग माइक्रोब्स को अलग अलग एंजाइम्स प्रोडक्शन में एम्प्लॉय किया जाता है। लाइपेजेस आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स इन लॉन्ड्री। मान के चलो कई पाउडर्स होते हैं, डिटर्जेंट पाउडर्स, उन पे लिखा होता है इट कंटेन्स एंजाइम्स, डबल डॉग डिटर्जेंट पाउडर, इट कंटेन्स लाइपेजेस। लाइपेजेस क्या है, जैसे कोई खाना खाया, फैट का दाग लग गया शर्ट पे, तो फैट का दाग रिमूव करने के लिए उसमें क्या डाले हुए हैं, लाइपेजेस, लिपिड्स को डिसॉल्व करने वाले एंजाइम्स। खुद तो प्रोटीन्स हैं ये, लेकिन डाइजेस्ट किसे करती है, लिपिड्स को।
कि वैसे ही मुझे डायग्राम नहीं मिली डबल डॉग डिटर्जेंट पाउडर की, तो मैंने टाइड प्लस लगा दिया। बॉटल्ड फ्रूट जूसेस आर क्लैरिफाइड बाय द यूज ऑफ पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीजेस। अब देखो मम्मा घर में जूस निकालते हैं, उसमें फाइबर्स होते हैं ना। जो मार्केट का जूस होता है जैसे रियल जूस, उसमें फाइबर नहीं होते। फाइबर क्यों नहीं होते? जब कंपनीज, बड़ी कंपनीज जूस निकालती हैं तो जूस निकालने के बाद उनमें पैक्टिनेजेस एंजाइम डाल देते हैं जो पैक्टिन फाइबर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और प्रोटीनेजेस डाल देते हैं जो प्रोटीन फाइबर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसलिए बाजार वाला जूस क्लियर होता है और घर वाले जूस में फाइबर्स होते हैं। क्लियर है ना? उसके बाद आ गया एंजाइम स्ट्रेप्टोकाइनेज, इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। स्ट्रेप्टो का मतलब चेन, कोकस का मतलब स्फेरिकल। ऐसा बैक्टीरिया जो चेन में पाया जाता है और स्फेरिकल है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाई जाती है। ऐसे स्ट्रेप्टोकाइनेज एक एंजाइम है। ये बेसिकली जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हेमोलिटिक बैक्टीरिया है। हेमोलिटिक बैक्टीरिया का मतलब ये हमारे ब्लड सेल्स को तोड़ता है। अब जब हमारी बॉडी में कोई क्लोट बन गया, हो सकता है वो क्लोट हमारे ब्रेन में चले जाए। अगर वो हमारे ब्रेन की ब्लड वेसल को ब्लॉक कर गया तो ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जाना बंद हो जाएंगी, तो उससे स्ट्रोक हो सकता है। अगर हमारी हार्ट की ही किसी वेसल में चला गया तो हार्ट अटैक हो सकता है। तो उस क्लोट को डिसॉल्व करना जरूरी है। क्लोट को डिसॉल्व करने के लिए हम क्लोट बस्टर यूज करेंगे। क्लोट को डिसॉल्व करने के लिए हम एंजाइम यूज करेंगे स्ट्रेप्टोकाइनेज। इट इज ए क्लोट बस्टर। इसे यूज करने से, अभी इसका इंजेक्शन देंगे हम, 2500 का इंजेक्शन है इसका। इसका इंजेक्शन देने से इसने क्या करना है, जो ब्लड में क्लोट बन गया उसे डिसॉल्व कर देना और ब्लड वेसल्स क्लियर हो जाएंगी। और एक और चीज यूज की जाती है स्ट्रेप्टोकाइनेज की जगह, उसे टीपीए बोलते हैं, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। टिश्यू टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ये भी ब्लड क्लोट बस्टर है। पर ज्यादा अच्छा क्लोट बस्टर कौन है? स्ट्रेप्टोकाइनेज। Streptokinase is used as a clot buster for removing clots from blood vessels of patients who have undergone myocardial infarction. Myocardial heart attack, myocardial infarction, heart attack, leading to heart attack. ये देखो, ये हार्ट की कोई ब्लड वेसल है, इसमें कोई क्लोट आ गया तो इस क्लोट के कारण इसे हार्ट अटैक हो सकता है। तो बेसिकली इस क्लोट को डिसॉल्व करने के लिए क्या यूज कर लोगे? टीपीए और स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज इज बेटर ड्रग देन टीपीए। Another bioactive molecule, cyclosporin A, बड़ा इंपॉर्टेंट बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है ये। इट इज यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। ये अपने इम्यून सिस्टम को स्प्रेस करने के लिए, इसे दबाने के लिए यूज किया जाता है। आजकल तो आप सुन रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। यहाँ पे इम्यूनिटी क्यों कम हो की जा रही है? मान के चलो हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करनी है, जो डोनर है, जो अपनी किडनी रेसिपिएंट को दे रहा है, तो उसके टिश्यूज को पहले मिलाया जाएगा, इसे टिश्यू टाइपिंग बोलते हैं। अगर 60% से ज्यादा टिश्यू मैच करेगा तो डोनर का ऑर्गन रेसिपिएंट को दिया जा सकता है। बट अभी भी 40% तो मैच नहीं कर रहा, तो उस केस में रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम वीक कर देंगे, उसे इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देंगे जो उसका इम्यून सिस्टम वीक कर दें। तो ऐसे ही एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग कंपाउंड है साइक्लोस्पोरिन ए। अब एग्जामिनर ये पूछ लेता है ये मिलता किससे है? ये मिलता है एक फंगस से, और इस फंगस का नाम है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, इससे क्या मिलते हैं? साइक्लोस्पोरिन ए, जो इम्यून सिस्टम को स्प्रेस कर देती है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम। ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी चल रही है, अब इसे टीका लगाना पड़ेगा।
साइक्लोस्पोरिन ए का, और इसे दवाई देनी पड़ेगी ताकि इसका इम्यून सिस्टम ऑर्गन को रिजेक्ट ना कर दे। किससे मिली? फंगस से। क्या नाम है? ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। उसके बाद सेकंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स आ गए स्टैटिन्स। स्टैटिन्स कौन प्रोड्यूस करता है? ईस्ट। ईस्ट का क्या नाम है? मोनेस्कस परप्यूरस। हाफ हाफ अंडरलाइन करना पड़ेगा ना, साइंटिफिक नेम है मोनेस्कस परप्यूरस, या इसे इटैलिक्स में लिखना पड़ेगा। हैव बीन कमर्शलाइज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। मान के चलो मेरा ब्लड कोलेस्ट्रॉल हाई होना शुरू हो गया, अब ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो मेरे में मोटापा भी आएगा, और हो सकता है उससे अथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए, मेरी ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाएं। तो उस केस में मुझे क्या दिया जाएगा? मुझे मोनेस्कस परप्यूरस ईस्ट द्वारा बनाए गए कंपाउंड स्टैटिन्स दे दिए जाएंगे। ये मेरे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो कर देंगे। मेवलोनेट पाथवे होता है कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन पाथवे, ये उसमें कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देते हैं कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को। statins act as competitive inhibitor for the enzyme responsible for synthesis of cholesterol। मतलब competitive inhibitor, competitively compete करेगा ये। large vessels used for production of microbes at industrial level, bioreactors or biofermenters। fermenters। अब लेमिनर एयर फ्लो क्या होता है? ये एक ऐसा चैम्बर होता है जब हमने किसी चीज को इनोकुलेट करना है तो कोई और पैथोजन एंटर ना हो जाए उस कल्चर मीडियम में, तो हम उसे किसके अंडर इनोकुलेट करते हैं? लेमिनर एयर फ्लो के नीचे। इसमें एक पर्टिकुलर फिल्टर्स लगे होते हैं, HEPA फिल्टर्स, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स। ये बेसिकली बैक्टीरियल फिल्टर्स हैं। ये बेसिकली बैक्टीरिया को एंटर नहीं होने देते ताकि कल्चर मीडियम में कोई बैक्टीरिया एंटर ना हो जाए। ऑटोक्लेव क्या है? ये एक तरह का गीजर है जिसमें हम 121 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स तक चीज़ों को बॉयल करते हैं। और मतलब सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट स्पोर्स होते हैं टेटनस बैक्टीरिया के। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी के स्पोर्स सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट है, वो भी मर जाते हैं 121 डिग्री सेल्सियस पे अगर 30 मिनट तक बॉयल करें किसी चीज़ को। तो उसके लिए यूज़ किया जाता है ऑटोक्लेव। इनक्यूबेटर रखा जाता है, जैसे कोई बैक्टीरिया है, हमने उसे कल्चर प्लेट में लगा दिया, अब कोई और इन्फेक्शन ना हो, उसे टेम्परेचर और एनवायरमेंटल कंडीशन कंट्रोल देनी है, तो उसके लिए हम उसे किस में रख देंगे? इनक्यूबेटर में। अलग अलग तरह की मशीन होगी, लेकिन आपके काम की मशीन कौन सी है? फर्मेंटर। ब्रीवर्स ईस्ट इज हाँ जी, बेकर्स ईस्ट पूछ ले चाहे ब्रीवर्स ईस्ट पूछ ले, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन? डिस्कवर पूछ रहा है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगर पूछा होता इसका फुल एक्सप्लॉइटेशन की किसने की, इसे इंडस्ट्रियल लेवल तक कौन लेके आए? चेन एंड फ्लोरे। रॉबर्ट कोच नाम सुना हुआ है? रॉबर्ट कोच, ही गेव द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज का मतलब जो भी हमें डिजीज होती है उसके पीछे कोई ना कोई पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है, तो उस पैथोजन को आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में ग्रो किया जा सकता है। अगर उस पैथोजन को हेल्दी पर्सन में इंजेक्ट करोगे तो सेम डिजीज कोज करेगा। ये दिए थे कोच पोस्टुलेट्स रॉबर्ट कोच ने, जिसे बोलते हैं जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो समझ ही गए। चार्ल्स डार्विन, इन्होंने प्रूव किया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट फ्रेज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर, बट इट वाज प्रूव्ड बाय चार्ल्स डार्विन। लुई पास्चर तो पता ही है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, बहुत काम किए हैं इन्होंने। लो जी, अब बचा अपना माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। ये हम कल करेंगे, आज इतना लेक्चर कर लो आप। होप आपको बढ़िया समझ आया होगा, ठीक है। तो अब आपको अपनी बुकलेट कलेक्ट करनी है इंस्टीट्यूट से।
आप परसों कलेक्ट कर लेना। अभी आप अपनी क्लासरूम की कॉपी पढ़ो और एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। ओके, बाय।